Hello students, welcome to SNS Academy. So today we are starting the second chapter of science which name is components of food. ओके तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का जिसका नाम क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों आपस में लिंक्ड है। ये नाम से तुम पता कर सकते हो क्योंकि चैप्टर 1 का नाम क्या था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और चैप्टर 2 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर कोई चैप्टर 1 समझा नहीं है तो वो देख सकता है, वो भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में एसएनएस अकेडमी में, तो वो तुम देख सकते हो। और चैप्टर 2 का वीडियो उसके बाद देखना ताकि तुम अच्छे से दोनों चैप्टर को समझ सको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट, वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाया था ऐसे फूड आइटम्स का जो हम लोग खाते हैं, और हमने आइडेंटिफाई भी किया था ऐसे फूड आइटम्स जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं, और उसको हम लोग मार्क भी किए थे मैप में। तो ये कहाँ पे दिया हुआ था, वो जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स का जो पार्ट होता है ना एक्सरसाइज के बाद में, तो वहाँ पे ये दिया हुआ। तो ये तुम लोग किए होगे। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, ये मील would consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal would be appam, fish curry and vegetables. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई मील हो सकता है उसमें खाली चपाटी हो, दाल हो और ब्रिंजल करी, और दूसरा मील का एग्जाम्पल दिया है राइस, सांबर और भिंडी का वेजिटेबल प्रिपरेशन। ओके, और तीसरा मील का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स का। ओके, तो हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम्स कुड बी a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मील्स में एटलीस्ट एक ऐसा आइटम होता ही है जो कोई ग्रेन से बना हुआ हो। ओके, और बाकी जो आइटम्स होते हैं वो हो सकता है कोई दाल हो सकता है, या फिर डिश ऑफ मीट, या फिर डिश ऑफ वेजिटेबल हो सकता है, और उसमें और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं वो मील में, जैसे कि कर्ड हुआ, घी हुआ और बटर मिल्क हुआ, या फिर पिकल्स भी हो सकता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है मील्स का अलग अलग रीजन्स का इन टेबल 2.1 जो नीचे में दिया हुआ है ये वाला। ओके, जैसे पंजाब का दिया हुआ है और आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है कि उसमें मील में क्या क्या आइटम ऑफ ग्रेन होता है, या फिर क्या आइटम ऑफ दाल और मीट होता है, या फिर वेजिटेबल्स क्या होता है, और अदर जो फूड आइटम्स जो मील में लिया जाता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 2.1। और यहाँ पे क्या था, जो चैप्टर 1 में जो फूड आइटम्स था जो तुम डिपिक्ट किए थे मैप में या फिर मार्क किए थे मैप में, उसको भी तुम इसमें एक्स्ट्रा रो बना के लिख सकते हो अगर तुम्हें पता है। और तुम हैं अगर और अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या मील खाया जाता है तो वो भी तुम लिख सकते हो रो बनाकर अगर तुम्हें पता है तो। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स, इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. यहाँ पे क्या है कि कभी कभी हम लोग इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स हमारे मील में नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कहीं पे ट्रेवल करने जा रहे हैं ओके, तो हम लोग को इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स नहीं मिल सकता मील में। ओके, तो हम लोग को जो भी मिला वो खाना पड़ सकता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कुछ लोगों के लिए कि वो इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स बार बार खा सके, क्योंकि कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ओके, और इतना पैसा लोग एफर्ट नहीं कर सकते इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स खाने के लिए, इसीलिए कुछ कुछ लोग इतना वैरायटी ऑफ आइटम्स नहीं खा पाते। ओके, फिर क्या दिया हुआ है कि इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या कि मील्स में इतना डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी पूछा है कि हम लोगों के बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्या चाहिए कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। ओके, ये तुम्हें थिंक करने के लिए दिया गया है। क्या थिंक करने के लिए दिया गया है, तुम सोचो
कि हमारे बॉडी को क्या अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड चाहिए स्पेशल पर्पस के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी देखते हैं 2.1 में क्या दिया हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी डिश जनरली एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के हेल्प से बनता है, और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। और these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, और ये कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, और द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है और जिसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। किसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं? जो कंपोनेंट्स हमारे बॉडी को चाहिए उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होता है उसका जो नाम है वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। और इसके अलावा भी फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The tests for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्या सारे फूड में ये सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है क्या, ये तुम लोग को सोचने के लिए बोला है। ओके, फिर क्या बोला है कि हम लोग कुछ सिंपल मेथड को अप्लाई करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई कुक फूड में या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में, रॉ इंग्रेडिएंट मतलब क्या? रॉ इंग्रेडिएंट मतलब ऐसा चीज जो कुक ना हो, जिसको फ्राई ना किया गया हो या फिर जिसको हीट ना किया गया हो, उसको हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और उसमें क्या एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं बाय डूइंग सम टेस्ट्स। और क्या दिया हुआ है, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू। ये आसान होता है। किसका टेस्ट करना आसान होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये प्रेजेंट है कि नहीं, इसका टेस्ट करना ना आसान होता है कंपेयर टू बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब विटामिन जो होता है या फिर मिनरल्स जो होता है वो प्रेजेंट है कि नहीं कोई भी फूड में, ये चेक करना थोड़ा, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू the test done for the presence of carbohydrates, proteins and fats. फिर हम लोग जो ये टेस्ट करेंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशंस को। टेबल 2.2 में वो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टेबल 2.2। कुछ इस तरीके से हम लोग वो रिकॉर्ड करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशंस का जो हम लोग करेंगे जो टेस्ट है उसका। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper, sulfate, and caustic soda. We will also need a few test tubes and a dropper. तो जो टेस्ट हम लोग करेंगे for carbohydrates, fats and proteins presence, उसके लिए हम लोगों को solutions चाहिए होगा आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा। ओके, और कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होगा और एक ड्रॉपर। ओके, फिर ये टेस्ट को हम लोग करेंगे कुक फूड आइटम्स में भी और रॉ मटेरियल्स में। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the tests either with these or any other available food item. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग ये टेस्ट कुक फूड आइटम्स में कर सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स में भी कर सकते हैं। और टेबल 2.2 हम लोग को बता दिया है कैसे हम लोग को रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशंस को, ये टेस्ट में जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर कुछ फूड आइटम्स का नाम ऑलरेडी टेबल में दे दिया है। ओके, और अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम्स है तो तुम उसमें भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। और ये जब टेस्ट करो तो केयरफुली करना, और कोई भी चीज़ खाना
या फिर टेस्ट मत करना। खाना का भी ट्राई मत करना और टेस्ट भी करने का ट्राई मत करना, क्योंकि उसमें केमिकल्स तुम डालोगे, ओके, तो वो हार्मफुल हो सकता है। फिर क्या जाएगा, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर ये सॉल्यूशंस कौन सा सॉल्यूशंस, देखो ये वाला दिया हुआ है ना, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये सॉल्यूशंस तुम्हारे स्कूल के लैब में प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है ना, वो ये बना भी सकते हैं। ओके, कैसे बना सकते हैं वो तरीका दिया हुआ है ये बॉक्स में। कैसे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाया जाएगा, कैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया जाएगा, कैसे कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाया जाएगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि हम सबसे पहले टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट वो फूड या फिर रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है कि नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ना बहुत टाइप्स का होता है, लिखा हुआ है ना, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स में रहता है। और हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं, बहुत आसानी से, इजी। ओके, तो एक्टिविटी 2 देखते हैं। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? तो यहाँ पे क्या बोला है कि तुम्हें स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट को लेना है और उसमें 2 से लेकर 3 ड्रॉप, ओके, तुम्हें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का उसके ऊपर गिराना है। कितना ड्रॉप? 2 या फिर 3, 2 से लेकर 3 ड्रॉप तुम्हें गिराना है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का वो फूड आइटम में या फिर वो रॉ इंग्रेडिएंट में। फिर तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि कोई चेंज हो रहा है क्या उसका कलर में, उस फूड आइटम का जो पहले जैसा था उसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या कलर का, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया क्या उसका कलर। ओके, ये यहाँ पे पूछा है। फिर अगर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। ओके, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। इसी तरीके से तुम जो ये टेबल में जितना फूड आइटम्स का नाम लिखे हो सबके ऊपर ऐसे करते जाओ, रिपीट करते जाओ ये टेस्ट को। 2 से लेकर 3 ड्रॉप हमें आयोडीन सोल्यूशन गिराना है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो रहा है मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। फिर अभी हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. यहाँ पे क्या बोला है कि तुम्हें स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेना है जो तुम्हें टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए। फिर तुम्हें वो अगर वो फूड सॉलिड स्टेट में है तो तुम्हें उसको पेस्ट करना पड़ेगा या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर पाओगे? उसको ग्राइंड कर लेना या फिर मैश कर लेना तो वो फूड आइटम पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फिर उसको तुम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देना और वो टेस्ट ट्यूब को सेक कर देना, मतलब हिलाना है थोड़ा टेस्ट ट्यूब। फिर क्या दिया हुआ है? नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो देख सकते हो ये है ड्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बुक में दे दिया है ये है ड्रॉपर। इससे क्या करना है? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो टेस्ट ट्यूब में गिराना है। ओके, जिसमें फूड आइटम को तुम डाले हो पाउडर फॉर्म में और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ पानी भी डाले थे ना, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, और अभी तुम्हें क्या डालना है? 2 ड्रॉप्स डालना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और फिर 10 ड्रॉप्स तुम्हें डालना है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन का। फिर क्या दिया हुआ है कि उसको भी अच्छे से फिर हिलाना थोड़ा, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर वो टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दो। तो तुम क्या देखोगे कि वो टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट्स था उसमें जो जो तुम डाले थे वो वायोलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें चेक करना है कि चेंज हुआ कि नहीं। अगर वायोलेट कलर में चेंज हुआ मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था वो फूड आइटम में। अगर वो चेंज नहीं हुआ वायोलेट कलर में इसका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है, तो फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है वो फूड आइटम।
फिर इसी तरीके से ये टेस्ट तुम रिपीट कर सकते हो अलग अलग फूड आइटम्स या फिर अलग अलग रॉ मटेरियल्स में चेक करने के लिए कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now strengthen the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी फूड आइटम को तुम्हें स्मॉल क्वांटिटी में लेना है और उसको लपेट लेना है कोई भी पीस ऑफ पेपर में। पहले क्या करना है, कोई फूड आइटम को स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा अमाउंट में उसको लेना है, फिर उसको लपेट देना है एक पीस ऑफ पेपर से और उसको फिर ना क्रश कर देना है पत्थर से या फिर हैमर से तुम ठोक सकते हो, लेकिन मुक्का मार के भी उसको तुम क्रश कर सकते हो। ओके, लेकिन ट्राई करना कि वो पीस ऑफ पेपर फटे ना, ओके, डज नॉट टीयर। फिर वो पेपर को सीधा करो, स्ट्रेंथन करो वो पेपर को। तुम उसको क्या किए थे, लपेट दिए थे, अभी उसको पूरा सीधा करो और ऑब्जर्व करो कि उसमें कुछ ऑयली पैच दिखाई दे रहे क्या। ऑयली पैच होता है ना, मतलब अगर उसमें जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारे बाल का अगर ऑयल कोई भी पेपर में लग जाएगा तो देखना जैसे ऑयली पेच फॉर्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ ऑयली पेच फॉर्म हुआ है क्या वो पेपर में तुम्हें देखना है। कैसे देख पाओगे, तुम वो पेपर को ना जिस तरफ लाइट है उस तरफ करना, मतलब अगेंस्ट लाइट, तो तुम देख पाओगे उसमें पैच है कि नहीं। फिर तुम देखना कि उसमें लाइट फेंटली दिखाई दे रहा है थ्रू दिस पेच या नहीं, और फेंटली दिखाई दे रहा है मतलब हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या उसमें ऑयली पेच है। ओके, एंड ऑयली पेच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। अगर ऑयली पेच फॉर्म हुआ है इसका मतलब वो फूड आइटम में फैट है। ओके, फिर द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन लिटिल वाटर, और कुछ कुछ फूड आइटम्स में ना थोड़ा पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए व्हाइल। तो जब भी तुम वो पेपर को रब करोगे कोई फूड आइटम्स के साथ, तो तुम ट्राई करना कि वो पेपर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दो। ओके, ताकि अगर कुछ पानी वो फूड आइटम में होगा और वो चिपक गया होगा वो पेपर के साथ तो वो सूख जाएगा। ओके, फिर देखना कि ऑयली पेज तो सूखता नहीं है, तो अगर तब ऑयली पेज नहीं दिखाई दे रहा है, सूखने के बाद कुछ भी ऑयली पेज नहीं दिख रहा है वो पेपर में, इसका मतलब वो फूड आइटम में कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं था। Okay, so what do these tests show? Are fats, proteins, and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ पूछा है तुम्हारे माइंड में सोचने के लिए। तो क्या क्या, पहला है क्या क्या दिखाया ये टेस्ट में, ये टेस्ट करने के बाद क्या पता चला, क्या फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च सारे ही फूड आइटम्स में प्रेजेंट थे क्या जिसमें भी तुम टेस्ट किए। ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, तुमने जितना भी फूड आइटम्स टेस्ट किया होगा सारे में फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता होगा। ओके, फिर तुम ऐसा कुछ फूड आइटम पाए क्या जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है। हो सकता है तुम पाए भी होगे ऐसा फूड आइटम जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो और प्रोटीन भी प्रेजेंट हो। ओके, ऐसा तुम पाए हो सकते हो अगर तुम वो फूड आइटम को लिए होगे और टेस्ट किए होगे। फिर यहाँ पे पूछा है कि तुमने ऐसा भी कुछ फूड आइटम पाया क्या जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं था, फैट भी नहीं था, प्रोटीन भी नहीं था, स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं था, ऐसा कोई भी फूड आइटम तुम पाए क्या। हो सकता है अगर तुम लिए होगे कुछ उस टाइप का उसमें ये तीनों फूड आइटम प्रेजेंट नहीं भी हुआ होगा। फिर क्या दिया हुआ है, we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो यहाँ पे बोला है कि हमने फूड आइटम्स में 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया। क्या क्या टेस्ट किया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का किया था, उसके बाद प्रोटीन्स का किया, उसके बाद फैट्स का किया। लेकिन और भी न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे विटामिन हुआ और मिनरल्स हुआ, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग को ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट ये सब पढ़ेंगे। ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Foods containing proteins are often called body building foods. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, हम लोग पढ़े ना न्यूट्रिएंट्स का टाइप क्या क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, और फैट जो होता है वो भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैक्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फैट हम लोग को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। अगर हम दोनों सेम अमाउंट में लेंगे, फैट्स भी तुम सेम अमाउंट का खाओगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी सेम क्वांटिटी का खाओगे या फिर सेम अमाउंट का खाओगे, तो फैट्स से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, और फिर क्या दिया हुआ है, ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। किसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं? ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। फिर क्या है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन हमको हेल्प करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हम लोगों को आँख को, दांत को और बोन्स को और गम्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स, इसको हेल्दी रखने में भी विटामिन हम लोग को हेल्प करता है। और विटामिन अलग अलग काइंड्स का होता है जिनको हम अलग अलग नेम से भी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें से कुछ विटामिन का नाम तुम्हारे बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और our body needs all types of nutrients in for the proper growth of body and to maintain good health. तो क्या हम लोग का बॉडी को हर टाइप का विटामिन चाहिए होता है ताकि हम लोग का प्रॉपर ग्रोथ हो सके बॉडी का और हम लोग का हेल्थ भी अच्छा रहे। और कुछ सोर्सेज अलग अलग मिनरल्स का शो किया गया है फिगर 2.10। ओके, फिगर 2.10 ये वाला है ना, इसमें कुछ मिनरल्स का सोर्सेज को दिखाया गया है। फिर क्या दिया है, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. So we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। ये तुम देखे भी होगे जब तुम वो ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे टेबल 2.2 में, कौन सा फूड आइटम में क्या निकला, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किए, प्रोटीन का टेस्ट किए और फैट का जो टेस्ट किए थे, तो तुम देखोगे कि बहुत सारा ऐसा फूड आइटम होगा जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। लेकिन जो रॉ मटेरियल्स था, रॉ मटेरियल्स मतलब क्या, जो कुक्ड ना हो, ओके, जिसको कुक ना किया गया हो, जैसे राइस। ओके, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे तुम देखो कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू फैट्स एंड प्रोटीन्स, और जिसमें फैट्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है कंपेयर टू अदर्स। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस का, और इसीलिए हम राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए क्या कहते हैं हम राइस को, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। फिर देखो क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। तो डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं, और रफेज जनरली प्लांट्स प्रोवाइड करता है, प्लांट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं बोल सकते हो हमारे फूड में। ओके, किसको, रफेज को। जैसे कि होल ग्रेन्स हुआ, पल्सेस हुआ, पटाटोज हुआ और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हुआ, तो मेन सोर्सेस होता है रफेज। और रफेज हम लोग को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है हमारे बॉडी को। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि जिसको याद नहीं रहा,
उसको याद रह जाएगा। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स। तो रफेज कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन तब भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड में, और इसे भी हमें बल्क में लेना चाहिए। तो ये क्या हेल्प करता है? ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड से को बाहर निकालने में। ओके, हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो बाहर निकलता है उसमें हेल्प करता है रफेज। ओके, फिर क्या जाए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प्स इन throwing out some wastes from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वाटर हमारे बॉडी को हेल्प करता है फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में। ओके, और ये हम लोगों को हेल्प करता है वेस्ट थ्रो करने में हमारे बॉडी से इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ओके, और नॉर्मली हम लोगों को बॉडी को जो मोस्ट ऑफ द वाटर मिलता है वो लिक्विड से मिलता है जो हम लोग पीते हैं, जैसे कि पानी हुआ, दूध हुआ या फिर चाय हुआ, वाटर, मिल्क एंड टी जो हम लोग ड्रिंक करते हैं लिक्विड्स को, उससे मिलता है हम लोग को मोस्ट ऑफ द वाटर। फिर क्या दिया हुआ है, इन एडिशन हम लोग को जो पानी कहाँ से मिलता है? मोस्ट कुक्ड फूड से भी मिलता है। बहुत सारा कुक्ड फूड्स में पानी का जरूरत पड़ता है ना, उस करी बनता हो उसमें पानी की जरूरत पड़ता है। ओके, और भी बहुत सारे जो अलग अलग ग्रेन्स हैं उसमें भी पानी यूज किया जाता है बनाने में। तो हम लोग का बॉडी को वहां से भी वाटर मिल जाता है। फिर लेट्स सी देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ सोर्स है जो हम लोगों का बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए। ओके, तो देखते हैं एक्टिविटी 3। टेक ए पोटैटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। यहाँ पे क्या बोला है? एक पोटैटो लेने के लिए या फिर लेमन लेने के लिए और उसको छोटे छोटे पीस में काटने के लिए बोला। तो जब तुम काटते वो लेमन को या फिर टमाटो को, तो तुम्हारा हाथ भीग गया क्या ऐसा करने में? ओके, तो केयरफुली ऑब्जर्व वेदर vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? यहाँ पे क्या बोला है? केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटा जाता है, पील किया जाता है, ग्रेट किया जाता है या फिर मैश किया जाता है तुम्हारे होम। ओके, और तुम्हें ये देखने के लिए भी बोला है जब फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ये सब किया गया, पील किया गया मतलब छीला गया या फिर कट किया गया, काटा गया, ओके, ये सब जब किया गया तब क्या उससे पानी निकला क्या? ओके, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। फिर we see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में आगे से वाटर कंटेंट रहता है और कुछ एक्सटेंट तक हमारे बॉडी का जो नीड्स है वाटर का वो इसी वाटर से फुलफिल हो जाता है। कौन सा वाटर में? जो हम फूड मटेरियल्स खाते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं ना, उसी का पानी से हम लोगों का बॉडी का जो नीड्स है वो कुछ एक्सटेंट तक फुलफिल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग वाटर पाते हैं बाय कुकिंग मेनी फूड आइटम्स। और जब हम कुक कर लेते हैं फूड आइटम्स में तो उसमें और भी, जैसे करी में और पानी डाल दिया जाता है, तो उससे भी हम लोगों को बॉडी को और पानी मिल जाता है। फिर देखो क्या दिया हुआ है? बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. यहाँ पे कहते हैं जो फूड हम लोग नॉर्मली खाते हैं डे टाइम में, ओके, वो उसको हम लोग डाइट बोलते हैं। और हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हम लोग को डाइट में सारा न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए जो हमारे बॉडी को चाहिए और राइट क्वांटिटी में। ओके, राइट क्वांटिटी मतलब क्या? ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ओके, ठीक अमाउंट में। फिर द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर।
और हमारे डाइट में अच्छा अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। रफेज मतलब कि डाइटरी फाइबर्स, ओके, और वाटर, तब जाके उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। फिर क्या यहाँ पे पूछा है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है हमारे माइंड में थिंक करने की, कि क्या सारे लोगों को अलग अलग एजेस का सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए क्या? ओके, और तुम क्या ये सोचते हो क्या कि बैलेंस डाइट वेरी करेगा अलग अलग पर्सन्स में, कि वो लोग कितना फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर ए चार्ट of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. यहाँ पे क्या बोला है, एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला कि तुम क्या क्या खाए हो एक हफ्ते में, उसको लिखो एक चार्ट के फॉर्म में, और चेक करो कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो मेंशन किए गए हैं वो प्रेजेंट था कि नहीं था, जो फूड आइटम्स में तुम खाए थे कोई भी दिन। ओके, फिर पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, fermented foods, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पल्सेस या फिर ग्राउंडनट या फिर सोयाबीन या फिर स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का एग्जांपल भी दिया हुआ है, मूंग और बेंगल ग्राम। और फर्मेंटेड फूड्स मतलब क्या, साउथ इंडियन फूड्स जैसे इडली हुआ, ओके, वो एग्जांपल है फर्मेंटेड फूड्स का। और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, ठेपला, ये कॉम्बिनेशन से बनता है ना सीरियल्स का और पल्सेस का, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। फिर बनाना हुआ या फिर स्पिनच हुआ, सत्तू, जागेरी, या फिर और भी जो अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं सच फूड्स के, और हम लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने बैलेंस डाइट में अगर मेंटेन रखना है तो उसको एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ तो सस्ता में मिल जाता है या फिर बनाया जा सकता है। तो ये भी अगर कोई खा रहा है ये सब फूड आइटम तो वो बैलेंस डाइट कर पाए। ओके, तो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जो लोग सोचते हैं। फिर क्या जब ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को राइट काइंड ऑफ फूड खाना एनफ नहीं है। मतलब हम लोग अगर बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं खाली वो एनफ नहीं है, हम लोग को ये भी मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि ज़्यादा उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, ये भी हमको सोच कर काम करना चाहिए। क्योंकि ना जो न्यूट्रिएंट्स जब कुक किया जाता है या फिर जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, ओके, क्योंकि वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब धोया जाता है उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स कभी कभी लॉस हो जाता है अगर उसको ज़्यादा बार धोया जा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस ना हो, हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या जब इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove such vitamins and minerals present in them. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने के बाद या फिर छीलने के बाद धोया जा रहा है तो इससे क्या होता है, विटामिन का कुछ लॉस हो जाता है। जितना विटामिन था ना, सारा विटामिन तुम खाओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ लॉस हो गया क्योंकि उसको काटने के बाद छीलने के बाद धो दिया गया। ओके, फिर उसी तरीके से बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम स्किन भी बोलते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स होता है। तो उसको जब बार बार धोया जाता है, जैसे राइस को धोया जाता है या फिर पल्सेस को धोया जाता है, इससे क्या होता है, कुछ विटामिन और मिनरल्स चले जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो वो हम लोग को नहीं मिल पाता जब हम उसको खाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग को पता है कि कुकिंग टेस्ट ऑफ फूड को इम्प्रूव करता है,
और हम आसान बना देता है वो फूड को डाइजेस्ट करने। लेकिन कुकिंग लॉस भी करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स। ओके, बहुत सारी यूजफुल प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं जब एक्सेस वाटर को यूज किया जाता है कुकिंग के टाइम में या फिर प्रिपरेशन के टाइम। फिर कहते हैं विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो यहाँ पे कहते हैं जो विटामिन सी है, विटामिन भी अलग अलग टाइप्स के हैं ना, थोड़ा क्या हम डिस्कस किए थे अलग अलग टाइप्स के विटामिन, तो विटामिन सी भी एक टाइप का विटामिन है। तो विटामिन सी ना बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब? हीट की वजह से। कुकिंग के टाइम में हीट दिया जाता है, ओके, तो उसमें विटामिन सी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स भी हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, क्योंकि जो तुम कुक फूड खाते हो उससे विटामिन सी बहुत बार गायब हो जाता है, तुम्हें मिल नहीं पाता। फिर कहते हैं बुझो, फॉर दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। ए कटोरी ऑफ फैट will give much more energy than a katory of carbohydrate rich food. Is not it? So he had nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, malai, rabdi and pera. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो जो फोटो दिया हुआ है ना वो बुझो का है, इसका नाम है बुझो। ओके, तो ये क्या सोचा कि फैट्स बेस्ट फूड है खाने के लिए, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो क्या किया कि वो फूड रिच इन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं, फूड रिच इन फैट्स वो खाने लगे, जैसे समोसा, ओके, फ्राइड समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब बार बार खाने लगे। तो क्या वो सही है क्या? सही नहीं है ना? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल। ओके, फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए अगर हम इतना फैट रिच फूड खाएंगे तो। और हम लोग एंड अप कर सकते हैं सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। ओके, तो कोई अगर इतना फैट रिच फूड खाएगा ना तो वो एक कंडीशन से सफर कर सकता है जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो क्या कहा गया है? ओबेसिटी। ओके, फिर देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी अगर पर्सन एनफ फूड खा रहा है लेकिन सारा न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट फूड नहीं खा रहा है और बहुत लंबे समय तक ऐसा चल रहा है कि वो फूड खा रहा है लेकिन सारा न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है, तो पर्सन डेफिशिएंसी सफ़र कर सकता है। ओके, और ये डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिजीज होता है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत लंबे समय तक कोई खाना खा रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं पा रहा है तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। ओके, फिर देखो, इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. तो यहाँ पे कहते हुए अगर कोई पर्सन को अपने फूड में ठीक प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है लंबे समय तक तो उसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका हाइट का ग्रोथ अच्छे से नहीं रहेगा, उसका सेल का ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट ऑफ बॉडी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका फेस में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, उसका हेयर का कलरेशन ठीक नहीं रहेगा, मतलब अगर किसी का ब्लैक हेयर है तो ज़्यादा उसका ग्रे हेयर देखने को मिल सकता है बहुत कम एज में भी। ओके, और कुछ कुछ स्किन डिजीज भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, ये सारे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से हो सकता है। फिर क्या दिया हुआ है, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not be even able to move. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर कोई डाइट जो फॉलो कर रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी डेफिशिएंसी है और प्रोटीन्स का भी डेफिशिएंसी है और बहुत लंबे समय तक कोई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं खा रहा है अपने डाइट में, तो उसका ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो सकता है। वो पर्सन बहुत पतला हो सकता है और बहुत वीक हो जाएगा कि वो चल भी ना सके, वो मूव भी ना कर सके, इतना वीक भी हो सकता है अगर कोई पर्सन
कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं है तो ओके फिर डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स सम ऑफ दिस आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3 डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स के डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होते हैं और इनको मेंशन किया गया है टेबल 2.3 में ओके ये वाला टेबल 2.3 में तुम देख सकते हो अलग अलग विटामिन या फिर मिनरल्स का डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है और उसका सिम्टम्स क्या होता है सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण कैसे पता कि वो डिजीज किसी को हुआ है कि नहीं तो तुम ये सिम्टम्स देखकर जान सकते हो फिर क्या दिया हुआ है कि all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the food. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सारे डेफिशिएंसी डिजीज को तुम प्रिवेंट कर सकते हो खुद ना हो ये डेफिशिएंसी डिजीज खुद में तो तुम प्रिवेंट कर सकते हो बैलेंस डाइट लेकर और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि क्यों इतना अलग अलग टाइप का फूड मील में दिया जाता है और अलग अलग रीजन्स में और उसका एक कॉमन आंसर निकला है कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मील्स ओके ताकि हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज से हम लोग को सफर ना करना पड़े ओके तो ये तुम टेबल खुद देख सकते हो विटामिन ए का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है लॉस ऑफ विजन विटामिन बी1 का बेरी विटामिन सी से डेफिशिएंसी डिजीज होता है स्कर्वी विटामिन डी से डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है रिकेट्स कैल्शियम का डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है इसका तो नाम नहीं दिया गया है क्या होता है लिखा हुआ है बोन एंड टूथ डिके फिर आयोडीन का गोइटर आयरन का एनीमिया इसको जरा अच्छे से लर्न करिए और लॉस ऑफ विजन मतलब क्या पुअर विजन लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन तो ये सब देखने को मिलता है ये हम ना जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से ये भी जरा देख लेंगे ओके तब आज के लिए इतना रहने देते हैं तब तक के लिए ओके बाय